नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पता नहीं मोदी जी ने किस घड़ी में सर्व शपथ ली थी। एक के बाद एक मुसीबत सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर डेंट लगा था और फिर आज राजभर ने फिर तेवर बिगाड़ दी और कहा कि बीजेपी की गलती है, हमारी क्या गलती है इसमें। तो बीजेपी की लुटिया डूब गई, भाव ऐसे थे। सहयोगी दल नाराज हो लेकिन संघ तो अपनी मार्च संस्था है। मोहन भागवत से लेकर इंद्रेश तक सब पे लिए मोदी जी पे। ये कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो मोदी जी के संग ऐसे ही हो रहा होगा। सोचा नहीं था कि संघ भी इतनी बुरी तरह पीछे पड़ जाएगा। मोहन भागवत से लेके इंद्रेश तक सब कह रहे हैं कि भाई घमंड बहुत था, घमंड घमंड नहीं होना चाहिए। और हम लोगों के यहाँ ये मान्यता भी है, कहा भी जाता है कि घमंड रावण का नहीं रहा। संघ अब सफाई टीवी गो संघ से ज्यादा गोदी मीडिया परेशान है। वो सफाई देने में लगा हुआ है कि भाई संघ का मतलब ये नहीं था, संघ का भाव ये नहीं था। अरे भैया, जब मोहन भागवत सीधा सीधा कह रहे हैं कि घमंड है, इंद्रेश सीधे सीधे कह रहे हैं घमंड है, तो काहे का भाव ये नहीं था, का भाव ये नहीं था। ये इन गोदी मीडिया के पेट में पता नहीं को दर्द हो रहा है बेचारों की। तो इनको लगता है इनके पिताजी जो है ना, अब्बा जी, मतलब जो लोग कहते हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जो लोग कहते हैं, तो उनको लेकर तरह तरह की सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी चल रही है। उधर महाराष्ट्र में खेला बहुत जबरदस्त चल रहा है। उद्धव ठाकरे के दांव से परेशान है बीजेपी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए चलते हैं नागपुर। और नागपुर से आप समझ गए होंगे, राजीव रंजन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बढ़िया तरीके से, बेबाक तरीके से बोलते हैं। और इन सब मुद्दों पे आज खुल के बात करते हैं उनसे कि चल क्या रहा है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका नागपुर में आप भी रहती हैं और आपके घर से थोड़ी दूर पे संघ कार्यालय है। एक मिसाइल छोड़ी जाती है और मोदी जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चिकुटी काटना कहते हैं हमारे यहाँ की, चिकुटी काट के भाग जाते हैं। तो ये संघों को क्या हो गया, क्यों चिकुटी काट रहा है? मोदी जी को चैन से रहने नहीं देगा? देखिए, आपने जो रावण के साथ में एक मेल मिलाया अहंकार का, और यहाँ पर जो बार बार अहंकार कम किया जाए ऐसा उपदेश दिया जा रहा है संघ के विभिन्न नेताओं, मतलब नेता तो नहीं बोलेंगे, बट विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा, ये अपने आप में इंगित करता है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड संघ। बीजेपी मतलब मोदी, जो ये गुजरात लॉबी है बेसिकली, इनके और संघ के बीच में सब चीज अच्छी नहीं चल रही। और यही मैं कई दिनों से परस्पर आपके प्रोग्राम में ये चीज मैं कहता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि नहीं, ये द्वंद्व जो है सिर्फ दिखाने के लिए है, परंतु मैं आपको बता रहा हूं, जो मध्यम स्तर के भी जो इनके संघ के पदाधिकारी हैं और जो निचले स्तर पे भी हैं, सभी के सभी एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि मोदी के अंडर में भाजपा बेलगाम हो गई थी। जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ, उससे संघ के बहुत सारे लोग नाखुश थे। जिस तरीके से राज्यसभा में टिकट दी गई, आप बताइए, अशोक चौहान जिंदगी भर जिन्होंने और उनके पिता ने संघ को पोसा है, उन लोगों को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं। अजीत पवार के ऊपर में रतन शारदा जी ने लिख ही दिया कि भाई, ये अजीत पवार के साथ में जो है ये मेल मिलाप करना भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ गया। और माइंड इट, ये हम लोग का जिस दिन प्रोग्राम हुआ है लास्ट, उसके एक दिन बाद ये आर्टिकल आया। और उस प्रोग्राम में भी मैंने संजय जी कहा था कि ये बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स देता है, आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा। और वो एक एक करके प्रस्फुटित हो रहा है, एक एक करके आ भी रहा है। आप इस बात को समझिए कि अब जो भी कवायद हो रही है, वो हो रही है कि भाजपा का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। भाजपा के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के जो भी, मतलब जो भी व्यक्ति बैठेंगे उस पद पे, संघ कतई नहीं चाहता है कि वो पूरी तरीके से गुजरात लॉबी के सामने सरेंडर है। ये हमने देख चुके हैं कि जेपी नड्डा जी ने किस तरीके से कार्य किया है अपने पिछले 5-6 साल जो भी उनको मिले। तो संघ चाहता है कि भाई, सत्ता की दो धुरी भाजपा के अंदर रहनी चाहिए। एक पार्टी का अपना महत्व रहना चाहिए और एक सरकार का अपना महत्व रहना चाहिए। ये हमेशा से ये मान के चले। इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे, तो मुरली मनोहर जोशी जैसा आदमी रखा था चेक एंड बैलेंस के, ठीक है। कुशाभाऊ ठाकरे आए बाद में, ठीक है। तो ये बंगारू लक्ष्मण, देखिए, एक बार गलती किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे बंगारू लक्ष्मण को बनाया गया और उसके बाद में पार्टी ने भुगता जो भुगतना था। तो ये संघ का तब से मानना है कि कभी भी जो है चाल चरित्र और चेहरा विद डिफरेंस कहने वाली पार्टी जो है, पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली और चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली,
उसको अपने क्रियाकलापों से भी वैसा ही जो है वो दिखाना चाहिए लोगों को कि भाई हम वाकई में डिफरेंट पार्टी है। अब पूरी लड़ाई चल रही है, एक तबका बोल रहा है कि भैया विनोद तावड़े को बनाया जाए। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, ठीक है, कि बीजेपी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक धड़ा बोल रहा है कि विनोद तावड़े जो है उनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा तबका जोर लगा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य बने, और यसमैन है पहले से ही, वो आते योगी आदित्यनाथ को भी चेक एंड बैलेंस में रखेंगे। तो दूसरा धड़ा आप समझ गए किसका धड़ा है। तो इनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ने आना चाहिए, और 55 साल की उम्र उनकी उम्र भी है, तावड़े जी से छोटे भी हैं और थोड़ा एनर्जेटिक भी हैं। परंतु केशव प्रसाद मौर्य के जो चीज फेवर में नहीं जाती है वो ये है कि पल्लवी पटेल से वो इलेक्शन हार गए थे 2022 में समाजवादी पार्टी की। तो वो कोई ऐसे जनता के बीच में बहुत बड़े जनाधार वाले लीडर नहीं है, और भले ही वो संघ का उनका बैकग्राउंड है, पर संघ कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई आदमी प्रेसिडेंट बने जो जो मतलब जिसका स्पाइन उतना मजबूत ना हो कि ये गुजरात लॉबी के सामने खड़ा हो सके। तो ये बड़ी अंदरूनी इनकी लड़ाई चल रही है। मुझे ये लग रहा है कि तावड़े जी और केशव प्रसाद मौर्य के टक्कर में कहीं ओम माथुर ना बन जाए। जी, सुनील बंसल का नाम भी चल रहा था। सुनील बंसल नहीं बनेंगे। सुनील बंसल नहीं बनने के रीजन ये कि देखो, अगर वो बन गए तो वो तो आउटराइट यसमैन है। उस सभी को मालूम है कि सुनील बंसल जी जो हैं, आई मीन जनाधार क्या है, सुनील बंसल को कितने लोग जानते हैं? आप मुझे बताइए, भारत में पैन इंडिया उनका क्या प्रेजेंट है? संगठन मंत्री रहे हैं, तेलंगाना में उन्होंने संभाला है, बंगाल में संभाला है, उत्तर प्रदेश में खैर बहुत अच्छी कमान संभाली थी सुनील बंसल ने, अमित शाह के बड़े करीबी। पर भारतीय जनता पार्टी के नीचे के जितने भी, कल ही मैंने 2 लोगों से बात किया, उन्होंने बोला सुनील बंसल को कितने लोग जानते। सुनील बंसल जो है, और एक तो देखिए ये कायस, देखिए अभी जो बनने का है, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो या तो ओबीसी समाज से बनेगा या एससी समाज से, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एससी समाज पूरी तरीके से छिटक गया इस इलेक्शन में संविधान बचाने के। ये बात तो सही है। सुनील बंसल कहते हैं यूपी में कुछ थोड़ी वैसी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, एक कोई सहाय करके हैं उनके संग रिश्तों को लेके, बड़ा बाद में पड़े, इनकम टैक्स छापे पे पड़े, तो सुनील बंसल भले ना जानते, लेकिन वो साहे साहब हैं, वो बड़े दावा करते थे, अरे मैं तो सुनील बंसल को जानता हूँ। तो कुछ नेताओं के संग ऐसे चमचे इकट्ठे हो जाते हैं, वो करते भी रहते हैं। देखिए, बनारस में सामने किया उन्हीं साहे साहब ने, बनारस में कहा उनके कुछ मित्रों ने, सब बिल्कुल भरोसा दिया कि मोदी जी 5 लाख से जीतने आसपास की सब सीटें जीतने, कार्यक्रम कराया गया, बाद में डिब्बा गोल हो गया, सब सीटें हार गए बनारस का। तो इस तरह चमचे इकट्ठे हो जाते हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं है। जी आप एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा था कि लोग जो हैं इस चीज को समझिए कि अभी जो अंदर इंटरनल जो इन लोगों का ये चल रहा है, आत्म मंथन या विचार विमर्श जो चल रहा है, वो ये है कि संविधान को बचाने के नाम पे एससी कम्युनिटी जो है वो कंप्लीटली इस बार इंडिया अलायंस के साथ चला गया। तो अब उसको किस तरीके से तोड़ के लाया जाए, तो एक इस पे विचार मंथन चल रहा है। तो बात केशव प्रसाद मौर्य की, और मतलब ये निकल के आ रही है कि इनको बनाएंगे तो ये देश के सबसे बड़े सूबे से आने वाले हैं, पहली बात तो। दूसरा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तीसरा, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी के क्लोज हैं काफी ज्यादा, योगी आदित्यनाथ को चेक एंड बैलेंस में रखेंगे। बट संघ बड़े ही स्ट्रांगली विनोद तावड़े जी का नाम कर रहा है। तावड़े साहब भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो ओबीसी कम्युनिटी का भी साथ बहुत जरूरी है। तो ये चीज जो है, ये इनके आपस में बीच में संघर्ष चल रहा है। हमें ये देखना है कि भाजपा का कौन प्रेसिडेंट बनता है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला था कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के झगड़ों में एकदम डार्क हॉर्स करके ओम माथुर आ जाए, जिनका कहीं नाम ही नहीं चल रहा, ठीक है, वो एकदम ओम माथुर अलग थलग चल रहे हैं, हो सकता है वो भी आ जाए। तो अच्छा, संघ का कितना दखल लेगा इसमें, अध्यक्ष चुनने में संघ का दखल कितना रहेगा? देखिए 230 240 पे ये लोग आ गए हैं। 240 में आप ये समझिए कि आज भी 100 से 120 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनकी पृष्ठभूमि संघ से रिलेटेड। तो आप संघ को इतना कम करके मत आखिए। शिवराज सिंह चौहान से लेके तो नितिन गडकरी तक ये बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग जो बाहर बार बार देख रहे हैं कि नायडू जो है
वो पलटी मारेंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। आपको आश्चर्य होगा अगर 1 साल के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही बहुत सारे लोगों ने पलटी मार ली इन द सेंस कि वो बोले कि भाई लीडर बदल लिया। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपके 3-4 एपिसोड पहले भी कहा था कि संघ ने इनको बोला कि 75 साल के बाद में कंटिन्यूटी नहीं रखना। ऐसा मुझे मेरे एक अपने सोर्स ने बताया था। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोग शायद इस बात को नहीं मानेंगे, किंतु इस बात को बड़े और उसके अगले दिन से देखिए मार्गदर्शक मंडल, जिस दिन मैंने कहा था उसके अगले दिन से मार्गदर्शक मंडल में फोटो मोदी जी की जो है वो चिपका दी। तो वो फोटो पुरानी लगी हुई थी, उसकी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, ये फोटो पहले की हाँ, लगी तो उसके हुई। बाद कंट्रोवर्सी आई होगी, आई डोंट नो। मतलब वो पेपर में जो आया है वो जिस दिन हमारी बात हुई उसके एक दिन बाद से ही आया है कि भाई ये कैसे हुआ। तो हो सकता है उसके बाद लोगों का ध्यान गया हो, ठीक है। पर कहने का अर्थ ये है कि इसके पहले तो मीडिया में कहीं था नहीं, कोई किसी ने ये बात बोली नहीं कि 75 को होते से ही जो है इनको शायद बोला जाए कि आप चेंज करो, और उसके अगले दिन पेपर में हम देखें कि आने लगा कि भाई इनको मार्गदर्शक मंडल में इनकी फोटो लगी। तो कहने का अर्थ है कि मैं जैसे पहले बताता आया हूं, अभी फिर बता रहा हूं कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द फैमिली। बीजेपी और आपका संघ के बीच में संबंध ठीक नहीं है, और अब तो यहां तक नारा लगने लगा है कि भाई जो राम को लाए थे वो मोदी को हटाएंगे, और इस दुनिया में भारत और हम लोग फिर से सेक्युलर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये अपोजिशन पार्टी जो है ये अभी से गढ़ने लगी। अयोध्या मंडल की जो 5 सीट हारे हैं ये लोग, उसके बाद में लोगों ने ये नारा जो है ये अब देखना ये चल पड़ेगा कि जो राम को लाया है वही मोदी को हटाएंगे। ये 5 सीट आ रहे हैं, और यही पूरे इंडिया में डिस्कशन का यही टॉपिक है कि अयोध्या मंडल की 5 लोकसभा सीट ये कैसे हार सकते। बनारस के आसपास की सब सीटें हार गए, बनारस के आसपास की सब सीटें हार गए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बनारस ये बनारस कैसे रो रो के जीते हैं, 2 राउंड में तो पीछे हो गए थे, और फिर बाद में 3 राउंड में। तो अब सोचो ना, अगर मोदी 2-3 राउंड में पीछे हो जा रहे हैं, यही बहुत शर्मनाक हालात हैं। इससे तो शर्म क्या हो सकती है, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, जिसका चेहरा चुनाव जिताने का था, वही 2-3 राउंड में पीछे हो जा रहा है, तो मतलब ये तो बहुत ही गड़बड़ है ना मामला। संजय जी, जब आप गरीबों के हक मारेंगे, जब आप गरीबों की कुटिया को जो है बुलडोजर से रोन देंगे, जब आप गरीबों के घरों के ऊपर में कॉरिडोर बनाने की बात करेंगे, जब आप गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करके जो है एक भव्य बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने वाला जो है भव्य आप ऐसा निर्माण करेंगे कुछ जिसका लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं, सिर्फ बाहर के लोगों को फायदा है, और आप लोकल लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो ये चीज तो होना ही है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। राजीव जी, भगवान ने इसलिए दंड दिया होगा, जमीन थी मंदिर की, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा रकम आगे पीछे तक की, 2 करोड़ रुपए में सुबह 9 बजे खरीदी एक व्यक्ति ने, और शाम के 4 बजे तक वही जमीन 18 करोड़ में बेच दी। यानी कि मंदिर की जमीन पर भी घपला किया गया। यही नहीं, बीजेपी का लोकल विधायक, बीजेपी का मेयर, उसने अयोध्या में जमीन खरीदने के नाम पे वो गोलमाल किए जिसका कोई कह नहीं सकते। ब्यूरोक्रेट, ऐसा लगा कि अयोध्या तो हम लूटने में लग गए हैं। और चंपत राय जी तक पे गंभीर आरोप लगे कि भैया राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मामला क्या चल रहा है। और भगवान जी का श्राप देखिए, श्राप ही है, अयोध्या से यह हारे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे नृपेंद्र मिश्रा, हमने एक स्टोरी करी थी कि जब मुख्यमंत्री का जो प्रधान सचिव होता है वो सारी चीजें देखता है, वही जिम्मेदार होता है एक तरह का मुख्यमंत्री के एग्जीक्यूट करने में। जब कार सेवकों पे गोली चली तो ये मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे। एक तरह से कार सेवकों पर गोली चलाने वाले यही आदेश देने वाले एक अफसर थे, एक तरह का देखा जाए तो। आपने उनको उठा के मंदिर समिति का अध्यक्ष बना दिया, बेटे को एमएलसी बना दिया। और भगवान जी का इस बार श्राप देखिए कि बेटे को नृपेंद्र मिश्रा ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ाया, एमपी का बेटा भी हार गया। या ना घर का रहा ना घाट का रहा, अयोध्या हारे, नृपेंद्र मिश्रा का बेटा हारा। तो रामचंद्र जी ने दिखा दिया। दूसरी बात राजीव भाई, जब ये मंदिर के नाम पर छेड़खानी करते हैं, राजनीति करते हैं, तब बीजेपी हारती है। बाबरी मस्जिद गिरी थी, पूरे देश में दंगे हुए थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी को हरा दिया अयोध्या में। इस बार मंदिर बन गया, अमिताभ बच्चन से जमीनें बिकवाने के लिए, फ्लैट बिकवाने के लिए बुला लिए, सब हीरो हीरोइन बुला लिए। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य मना कर रहे थे कि भैया ये अशुभ योग है, मंदिर बना नहीं है, पूरा पताका फहरा ही नहीं है,
मत करो। लेकिन मोदी जी कहाँ सुनने वाले, उनको लगा ये कर देंगे। उसके बाद अयोध्या में मोदी जी ने शो किया, रोड शो किया, यहाँ तक नौबत आई अयोध्या जीत जाए। योगी आदित्यनाथ डेरा डाले तब भी अयोध्या हारे, फिर उसके बाद में अयोध्या वालों को गालियां बक रहे हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि भगवान राम की कोई तीर्थ स्थली है जहाँ पैदा हुए भगवान राम, तो वहां के रहने वाला हर व्यक्ति बड़ा पुण्य किया होगा तभी अयोध्या में पैदा हुआ। ये माना जाता है आमतौर पे कि भैया काशी में वही पैदा हुए जो बड़ा शिव को प्यारे होंगे, अयोध्या में वही पैदा हुए जो राम को प्यारे होंगे। तो अयोध्या में जो राम को प्यारे है उनको आप गाली बक रहे हो। उसके बाद में आप राम भूल गए, जय जगन्नाथ करना शुरू कर दिया कि उड़ीसा में सरकार बन गई। तो भाई ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो इंद्रेश ने, संघ के छोटे मोटे आदमी नहीं, इंद्रेश बड़े आदमी हैं, मुसलमानों से संवाद स्थापित करने के लिए संघ ने उनको लगाया है। इंद्रेश का ये बयान बीजेपी अहंकारी हो गई है, ये क्या बिना संघ के उच्च लोगों से परामर्श के दे दिया होगा? किसी की इतनी हिम्मत है? संघ में तो बहुत चीजें तय होती हैं कि कब कौन बयान देगा, ये तय होता है बाकायदा। तो इसका मतलब ये राजीव जी प्लानिंग के तहत बयान दिलाया गया। इन सब में एक पैटर्न है, आप देखिए सब सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रहा है। ये पैटर्न को देखना जरूरी है। पहले भागवत जी आके कुछ बोलते हैं, फिर उसके बाद में रतन शारदा जी एक आर्टिकल लिखते हैं, फिर इंद्रेश कुमार बोलते हैं। ये पैटर्न आप देखिए, और ये पैटर्न चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट जो है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वो पता नहीं चल जाता कि किसको बनाया जाए। ठीक है, तो ये आप पैटर्न देखेंगे कि आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से उपदेश देता रहेगा। दूसरे संघ की अपनी खुद की बड़ी ज्यादा उनको दर्द है, जख्म है, या जो भी समझ लीजिए। 10 साल जो उनकी अनदेखी और उपेक्षा हुई वो तो हुई, परंतु संघ ये सोच रहा था कि इस बार सीट कम मिली है तो संगम शरणम गच्छामि करेंगे शायद मोदी, पर मोदी जी ने वो किया नहीं। मोदी जी ने स्मार्टली जो है वो रिजल्ट आ रहे थे उसी टाइम में जेपी नड्डा और अमित शाह और राजनाथ सिंह को बैठा के बुला के और पूरे अपने गोदी मीडिया को बुला के बैठा के बोल दिया कि हम सरकार बनाने वाले हैं और फलाना फलाना दिन मोदी जी जो है शपथ लेंगे। और नायडू जी और नीतीश कुमार जी से इन्होंने खुद ही बात कर लिया। तो संघ वॉज नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर। तो संघ को एक दर्द ये भी है कि भाई हमारी प्रधानता जो है वो तो इस आदमी ने पूरी तरीके से खत्म कर दी है। संघ को जो मेन दर्द है वो दर्द यही है कि भाई हमारी जो प्रधानता थी पार्टी के ऊपर में वो तो कहीं भी नजर आती हुई दिख नहीं रही है। हर चीज में मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था कि मैं खुद गया था क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो है एक बात करने के लिए, जब ये लोग लास्ट ईयर दशहरे की रैली के लिए आए थे 2022 की, सॉरी। तो उस टाइम में इन लोगों का कहना था कि यदि हम ये मुद्दा उठाएंगे, वो पहली दत्तात्रेय होसबले ने कुछ अनएम्प्लॉयमेंट पर स्टेटमेंट दे दिया था, तो मोदी जी ने इनके फोन उठाने बंद कर दिए थे सब संघ के लोगों की। तो संघ के लोग तो इतने घबराए और इतने मतलब आप समझिए कि वो लोग जो है वो लोग एकदम हाशिए पे धकेल दिए गए। तो अब उनको लग रहा था कि मौका मिला है हमको वापसी करने का। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई 240 आने के बाद में भी वो आदमी संगम शरणम गच्छामि जा नहीं रहा है। तो संघ जो है वो धीरे धीरे इशारे कर रहा है, पता नहीं क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं ये अभी तक अपने अंदर से हिम्मत क्यों नहीं लेके आ पाए। शिवराज सिंह चौहान टाइप, नितिन गडकरी टाइप, कि हमको मिल रहे वहां से इशारे, तो हम क्यों नहीं पार्टी के अंदर एक बहस चलाएं कि भाई बहुत हो गया, अब लीडर बदलने के लिए जो है हमको एक चर्चा करनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद में यदि इन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, अभी जो सेशन आने वाला है मानसून का, फ्लोर टेस्ट यदि पास हो जाता है तो ये अक्टूबर में जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं, यदि इन इलेक्शंस में करारी शिकस्त मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, तो 100% जो है ये लीडर चेंज करने की बात सेंट्रल लेवल पे होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक बात को समझिए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अब मुस्तैद होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप ये समझिए 288 सीट में यदि लोकसभा के हिसाब से जो असेंबली सेगमेंट पे पोल्स पड़े थे अभी, उसके हिसाब से तो ये लोग 180 के ऊपर सीट जीत रहे हैं जो इंडिया अलायंस है। तो ये जो लीड मिली है विदर्भा में, तो कंप्लीटली इनका मतलब सुपड़ा साफ हो गया। 60-62 सीट में 18-19 सीट इनको मिली है। सेम हालत वही मराठवाड़ा में है। तो इनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है।
पश्चिम महाराष्ट्र में भी वही हालत है। अच्छा, अभी अभी और क्या हो रहा है, राज ठाकरे ने बयान दे दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, तो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव का, शिंदे का फिर क्या रोल रहेगा, कैसा रहेगा? राज ठाकरे इन्हीं लोग के वोट खाएंगे भाई, वो वोट खाएंगे शिंदे जी के, क्योंकि ज्यादातर शिवसेना के जितने लोग गए वो शिंदे गुट में गए। उद्धव ठाकरे सारे यंगस्टर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत सारे नए लोगों को टिकट देने वाले, ठीक है। ये जो लोग ने गद्दारी की थी, ऐसा संजय राउत जी का और बाकी लोगों का मानना है, उन लोगों को किसी भी तरीके की तवज्जो नहीं दी जाएगी। हाँ, इलेक्शन के पहले यदि बहुसंख्यक लोग छोड़ के जो गए थे शिंदे जी के साथ में, वो यदि वापस आ गए, और जो मुझे पता चल रहा है, ऐसी बात चल रही है कि शिंदे गुट के बहुत सारे लीडर जो है वो उद्धव ठाकरे फैक्शन में आने के लिए, मतलब उनकी वार्तालाप, उनकी बातचीत चल रही है। और सेम चीज अजीत पवार के साथ में भी है। देखिए, इंडिया अलायंस में कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे टिकट बंटवारा जब होगा तो शरद पवार का सबसे बड़ा से रहने। और जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने एक इनको एक स्पेस दिया था, किनको, शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे को, वही स्पेस इनको देना पड़ेगा। देखिए, वो स्पेस दिया तो उसका फायदा हुआ। उसका फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन के उभरी है महाराष्ट्र में, 13 सीट मिली है। तो ये जो है 9 सीट उद्धव जी को मिली है, 8 सीट शरद पवार को मिली है। तो कांग्रेस को थोड़ा बड़ा दिल रख के जो है टिकट वितरण करना पड़ेगा, टिकट वितरण के बातचीत में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर यदि वैसा नहीं किया तो इसकी भी संभावना कि उद्धव ठाकरे शायद नाराज हो जाए, तो शायद वो अकेले अकेले चले जाए इलेक्शन में, जो कि इंडिया अलायंस के लिए बहुत घातक और खतरनाक हो। तो इंडिया अलायंस को अपनी एकजुटता जो है वो रखना बहुत जरूरी है अभी की डेट में। और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप हरियाणा और महाराष्ट्र कम वोट में आपको ये इलेक्शन जीतना ही जीतना है। क्योंकि अगर आपने ये दोनों राज्यों में अपनी सरकार बना ली तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी की जो शक्ति जो है वो ढीली पड़ने लगेगी। वैसे ही मैंने, देखिए, इलेक्शन के टाइम में भी मैंने कहा था, उस टाइम में लोग मेरी बात मान नहीं रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में बहुत बुरा क्या कहा जा रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस को लोग अच्छा नहीं मान रहे। और अब जब सिंगल डिजिट में आ गई तो जो बात 1 महीने पहले यहाँ शो पे मैं डिस्कस करता, अब वो पार्टी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो इनके बारे में देवेंद्र फडणवीस, अभी भी देखिए, जो भी नया अध्यक्ष बनेगा सबसे पहले महाराष्ट्र का अध्यक्ष हटाएंगे। चंद्रशेखर बावनकुले जो हमारी नागपुर के पास से ही आते हैं, वो भी कामठी से, नागपुर ही समझ लीजिए आप, वो ही प्रेसिडेंट है। और देवेंद्र फडणवीस सारे करता धरता थे, और विदर्भा में ही इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो जब आपके अपने एरिया में आपको वोट नहीं मिल रहा है, इस पूरे इलेक्शन में महाराष्ट्र के लोकसभा में अगर किसी का फेस सबसे ज्यादा डिफेस हुआ होगा, सबसे ज्यादा जिसके मुंह पे कालिक लगी है, तो वो देवेंद्र फडणवीस। 9 सीट पे आगे किसी ने नहीं सोचा था कि 121 सीट जीतने वाली 2014 में जो पार्टी थी और 105 सीट जीतने वाली 2019 में जो पार्टी थी, वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी लोकसभा। 23 सीट जीते थे 2019 में, 9 सीट जीते हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये अंदर संघ समझ रहा है, संघ चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी एक्शन हो, और महाराष्ट्र जहां पे इनका हेडक्वार्टर है, एटलीस्ट वो स्टेट को कैसे भी बचाया जाए। अब वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर इंडिया अलायंस को अपनी एकता जो है वो रखनी जरूरी है। यदि इस टाइम पे वो जरा भी ढीले हुए तो इट विल हैव ए वेरी लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत में अभी आज की डेट में रूल कर। अच्छा, ये बताइए, इम्पैक्ट क्या जाएगा? मान लीजिए हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तीनों राज्यों में बीजेपी हार गई, तो क्या मोदी की छवि पे और डेंट पड़ेगा, और परेशानी पैदा होंगी? मोदी जी को हटा दिया जाएगा, डेंट नहीं पड़ेगा, हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये संघ जो बार बार बोल रहा है, देखिए, लोग मान नहीं रहे इस बात को। मैंने लास्ट प्रोग्राम के कुछ कमेंट पढ़े, फिर मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि इनके आपस में मेलजोल है। ये मेलजोल नहीं है। संघ को 10 साल जो इतना परेशान किया और जो हाशिए पे ले गए, देखो, सिर्फ पैसे ठूसना जो है, आपके हेडक्वार्टर कहीं बनवा दो, आपके ऑफिसेस बना दो, ये इस चीज से लोगों का मन नहीं भरता। वो क्या एक कविता थी बचपन में हमने पढ़ी थी, तोते के ऊपर थी, कनक कटोरी की मैदा से, है ना, इस टाइप से कविता थी कि भाई पिंजड़े में बंद जो है तोता, उसको कितना भी तुम अच्छा अच्छा खिला लो,
पर उसके अंदर उड़ने का जो है वो उसके अंदर एक ये इच्छा शक्ति रहती है, और जैसे पहला मौके मिलेगा वो उड़ जाए। तो ये जो है संघ जो बार बार जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, उसका रीजन है कि संघ उकता गया है। ये गुजरात लॉबी ने जिस तरीके से पूरा कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, और जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा गया था कि देश को मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए, लोगों ने मैंडेट दे दिया कि मोदी नहीं चाहिए, तो मोदी को इज्जत से ईमानदारी से छोड़ देना चाहिए था। वो किसी दूसरे लीडर के लिए 10 साल आपने शासन किया, बहुत था, उन्होंने छोड़ा नहीं, और यही उन्होंने अपनी इक्विटी जो है डाइल्यूट कर, ये सबसे बड़ी गलती की है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। आखिरी सवाल, मोदी जी आप कह रहे हैं 3 राज्यों में हारे तो हटा दिया जाएगा, आखिरी सवाल फिर वो करेंगे, मोदी जी करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई मेरा क्या है, झोला उठा के आया हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो झोला उठा के कहीं जाएंगे? वो तो वैसे स्पिरिचुअलिटी, वो तो अपना अभी देखिए इमेज जो बना रहे हैं वो एक स्पिरिचुअल इंसान का बना रहे हैं। आई होप कि वो नाटक ना हो और वो वाकई में उनके अंदर से जो है उस स्पिरिचुअलिटी के भाव जो है, हाँ वो जागृत हो रहे। तो वो स्पिरिचुअलिटी, वो देखिए 11 साल 10 साल यदि आप किसी देश पे शासन कर लो तो और क्या चाहिए भाई आपको? आपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया, अब और 1-2 साल शासन करने के लिए अपने आप को थोड़ा ना गिराएंगे बहुत ज्यादा। तो जो मेरा मानना है, ना केवल नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह दोनों को घर वापसी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, आभार आपका, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, और उनका मानना है कि अगर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में बीजेपी हारी तो मोदी को हटा दिया जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।